हेलो स्टूडेंट, दिस इज साइंस के। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो एलिमेंट यानी कि एटम से रिलेटेड होंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, जो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट रहेगा। बेसिक चीजें आएंगी एलिमेंट से जुड़े हुए और कंपाउंड से जुड़े हुए। क्लियर? तो नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी कि जिसको हम नॉर्मल एटॉमिक मास कहते हैं। एक्चुअल में वो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है। सबसे पहले जब एटॉमिक मास निकाला गया एलिमेंट्स का, जो दूसरे एलिमेंट से रिलेट करने के बाद, कंपेयर करने के बाद फाइंड आउट किया गया। यानी कि अगर एटॉमिक मास निकालना होता है किसी भी नए एलिमेंट का, तो उसको दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंपेयर किया जाता है, रिलेट किया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है? इसमें भी एक कुछ हिस्ट्री पॉइंट जुड़े हुए कि एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए हाइड्रोजन एलिमेंट का भी यूज हुआ, ऑक्सीजन एलिमेंट का भी यूज हुआ, और फाइनल जो सही तरीका निकल के आया वो था कार्बन एलिमेंट। लेकिन कार्बन के भी आइसोटोप्स होते हैं, तो रिलेटिव एटॉमिक मास निकालने के लिए कार्बन 12 एलिमेंट के एटम्स का यूज किया जाता है, जहां पे हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास वो 12 होता है, यानी कि C12 का यूज किया जाता है। क्लियर? तो अगर हम इसको डिफाइन करना पड़े कि होता क्या है, तो हम क्या लिखेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स is determined by compare their mass of atoms with the carbon 12 एटम ऑफ कार्बन एलिमेंट। देखिए, थोड़ा सा डेफिनेशन आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन ध्यान से देखिए, तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। देखिए, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट, यानी कि सभी एलिमेंट्स का अगर रिलेटिव एटॉमिक मास अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं, तो कैसे होगा? उसके लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा देयर मास ऑफ एटम्स, कि जो एलिमेंट हम निकाल रहे हैं उसके मास हमें कंपेयर करना पड़ रहा है किसके साथ? कार्बन 12 के साथ। कार्बन 12 क्यों लिखा? क्योंकि अलग अलग आइसोटोप होते हैं, 13 भी होता है, 14 भी होता है, तो यूज किसका होता है? कार्बन 12 का। तो उनके एटम्स के मास को हम कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के एटम्स के मास के साथ, और हमारे पास एक फाइनल रिजल्ट आता है। इस डेफिनेशन को कुछ अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। कैसे? थोड़ा सा वर्डिंग को हम चेंज कर सकते हैं, जहां पे आप कंफर्टेबल हो आप वो यूज कीजिए। हम ये लिख सकते हैं एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट is the average relative mass of their atoms compare with the carbon 12 atoms। ठीक है? ओके, यानी कि जो एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का, वो एक्चुअल में एक एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास होता है उसके एटम्स का, जो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करने के बाद निकलता है। देखा जाए तो दोनों का मीनिंग सेम है। क्लियर? एक यहाँ पे एक चीज और याद रखिए कि जो यूनिट का यूज किया जाता है एटॉमिक मास के लिए, वो क्या होता है? यूनिफाइड होता है, जिसके लिए हम स्मॉल यू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर कार्बन की बात है तो हम क्या लिखते हैं? 12 यूनिफाइड लिखते हैं। क्लियर? ओके। और अगर कोई और एग्जांपल जैसे कि हम नाइट्रोजन के लिए ले रहे हैं, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं? हम 14 यूनिफाइड लिखते हैं।
तो स्मॉल यू एज ए यूनिट यानी कि यूनिफाइड इसका फुल फॉर्म होता है, उसका यूज किया जाता है। क्लियर, नोट कीजिए। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, इसमें फिर नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट, ग्राम एटॉमिक मास। अब ग्राम एटॉमिक मास क्या होगा, इसमें सिर्फ यूनिट का चेंज होता है। एटॉमिक मास के लिए यूनिट हम यूनिफाइड का यूज करते हैं। यहां पर जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, ग्राम। क्या हो जाएगा, ग्राम, यानी कि यू को चेंज करके किसका यूज किया जाएगा, जी का। यानी कि एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज एक्सप्रेस इन ग्राम। एक्सप्रेस इन ग्राम, उसको ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे कि अभी हमने कार्बन के लिए 12 यूनिफाइड लिखा, तो कार्बन का अगर मुझे ग्राम एटॉमिक मास लिखना पड़े तो कार्बन के लिए मैं क्या लिखूंगा, 12 ग्राम लिखूंगा। ऑक्सीजन के लिए अगर 16 यूनिफाइड लिख रहे हैं तो उसका ग्राम एटॉमिक मास हम क्या लिखेंगे, 16 ग्राम लिखेंगे। क्लियर, यानी कि यूनिट हो जाएगा चेंज और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ग्राम की जगह यानी कि यूनिफाइड की जगह ग्राम का यूज किया जाएगा, नोट कीजिए। क्लियर, यूनिट है वो बदल जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो आएगा मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास है जो एक मॉलिक्यूल का होता है, एटॉमिक मास है वो एलिमेंट का होता है, और मॉलिक्यूलर मास है वो मॉलिक्यूल का होता है। अब हमें पता है कि जब एलिमेंट से एटम कंबाइन होते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूलर मास। डेफिनेशन क्या हो जाएगा, कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल एटम्स से बनता है तो मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए हमें एक हिसाब से ऐड करना पड़ेगा उन एटम्स के मास को। तो क्या होगा, इट इज द सम ऑफ masses of all atoms which is present in molecule, which is present in a molecule। मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट हैं उन एटम्स को अगर हम मास को ऐड कर दें तब क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर मास बनेगा। ठीक है, ओके। एग्जांपल के तौर पे अगर मैंने कोई एग्जांपल जैसे मैंने लिया वाटर, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिए, जब हम इन टर्म्स को पढ़ रहे हैं तो अभी हमारे पास है मॉलिक्यूलर मास, फिर आएगा हमारे पास ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसमें सेम यूनिट का डिफरेंस होगा। क्लियर, लेकिन उसके बाद एक टर्म और आएगी सेम होगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, जिसमें लिखा होगा फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास। अब फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस क्या है, आप जरा सोचिए कि अगर मैं ये वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहता हूं तो मुझे किसका नीड है, मुझे नीड है फॉर्मूला का। बिना फॉर्मूला के मैं इसका मास फाइंड आउट नहीं कर सकता अगर पर्टिकुलर कैलकुलेशन देखी जाए तो। ठीक है, तो ये जरूरी है कि मॉलिक्यूलर मास और अगर आगे कोई अलग से डेफिनेशन कोई हेडिंग मिलता है जिसमें क्या लिखा हो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास, तो ये चीजें सेम है, ये कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। क्लियर, अगर हमें एटॉमिक मास भी निकालना है तो वहां तो चलो हमारे पास की नेम हो या सिंबल हो तो काम चल जाएगा, वहां भी हमें सिंबल का नीड है या नेम हमें पता हो सिर्फ। लेकिन अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला हमारे पास होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास को जब हमें फॉर्मूला की हेल्प से निकाल रहे हैं तो उसको बोला जाता है फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास। तो ये कोई अलग अलग नहीं है, सेम चीजें हैं। ठीक है, ओके। तो वाटर का जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया H2O। कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि अब ये लोअर क्लासेस में सीख लेते हैं। तो हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे 2 है, मास 1 होता है, प्लस में ऑक्सीजन का 1 है, मास 16 होता है, तो टोटल कितना आ गया 18। अब यहाँ पर भी जो यूनिट यूज किया जाएगा वो यूनिट क्या होगा, यूनिफाइड होगा। क्या होगा, यूनिफाइड होगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा सल्फ्यूरिक एसिड,
अब सल्फ्यूरिक एसिड के लिए मुझे इसका फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला होता है H2SO4। बिना फॉर्मूला हम काउंट नहीं कर सकते। अगर हमें सिर्फ केमिकल नेम पता है और हम फॉर्मूला जानते ही नहीं, हमें नहीं पता, तो मास नहीं निकाल सकते। तो इसीलिए मोलिकुलर मास और फॉर्मूला मोलिकुलर मास क्या है, सेम है। तो फॉर्मूला हमारे लिए हेल्पफुल है। तो क्या हो गया 2 × 1 प्लस सल्फर कितना हो गया 32, 4 × कितना हो गया 16, सोल्व करोगे कितना आएगा 98 और यूनिफाइड। क्लियर। और अगर एक एग्जांपल और लिया जाए, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फॉर्मूला C6H12O6। क्लियर। तो कार्बन 6 है, कार्बन का 12 होता है, प्लस में हाइड्रोजन 12 है, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस में ऑक्सीजन 6 है, ऑक्सीजन का 16 होता है। ओवरऑल सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 180 यूनिफाइड। क्लियर। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर मास, जिसको हम फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास भी कह सकते हैं, क्योंकि बिना फॉर्मूला के हम काउंट नहीं कर सकते। नंबर 4 पे जो चीजें आएंगी वो क्या होगा, सेम यही ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इसमें कुछ डिफरेंस नहीं होगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में जो यूनिट है वो क्या आ जाएगी, ग्राम। क्या आ जाएगी, ग्राम आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यूनिफाइड चेंज होकर क्या आ जाएगा, ग्राम। यानी कि मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम्स, ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर वाटर की बात है तो पहले हम जिसको 18 यूनिफाइड लिख रहे थे वो 18 ग्राम हो जाएगा। ग्लूकोज जहां 180 यूनिफाइड लिख रहे थे वो 180 ग्राम हो जाएगा। क्लियर। ओके, तो 4 पॉइंट हमने डिस्कस किए। एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, और उसी से सेम फॉर्मूला मॉलिक्यूलर मास। बात दिमाग में हमेशा रखें, केमिकल नेम अगर हमें पता है तो उससे हम मास कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला से ही हमें पता चलता है। देखो फॉर्मूला में भी दो आते हैं, एक केमिकल फॉर्मूला होता है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। दोनों में हमारे पास कोई हो जाए, दोनों में भी एक स्मॉल डिफरेंस होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल फॉर्मूला, दोनों में भी छोटा सा डिफरेंस है। क्लियर। लेकिन दोनों से रिजल्ट है, अगर मास की सिर्फ बात है तो वो रिजल्ट सेम आता है। क्लियर। तो बिना फॉर्मूला के हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इस सेम, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मोल कंसेप्ट।